हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी या शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंडर में, जिसमें हम सेकंड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें हमने अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था उसी को हम एक बार फिर से सरसरी दृष्टि से देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर मास या नाभिक के द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि जो नाभिकों का द्रव्यमान है वो एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मेज़र किया जाता है। और एक एएमयू की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां जो भाग है वो एक एएमयू कहलाता है। उसके बाद में हम कैलकुलेशन करके हमने एक एएमयू की जो फाइनल वैल्यू है जो किलोग्राम में वो हमने निकाली थी 1.66 इंटू 10⁻27 kg। उसके बाद में हमने आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से एक एएमयू द्रव्यमान से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में हमने मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि कोई भी जो नाभिक है उसका जो द्रव्यमान है उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि प्रायोगिक तौर पे ये पाया गया कि जो नाभिक का जो द्रव्यमान है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। और द्रव्यमान में ये जो कमी है इसी को हमने द्रव्यमान क्षति कहा था। उसके बाद में द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला था कुछ इस प्रकार से था। कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से, तो इन दोनों का जो अंतर है वही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति। उसके बाद में हमने बात की थी न्यूक्लियर साइज की, नाभिक का आकार। उसमें हमने बताया था नाभिक का जो आयतन है उसके द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती होता है। उसके बाद में हमने फाइनली ये फॉर्मूला निकाला था R बराबर R0 1 की पावर 1/3। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसी प्रकार का हमने एक न्यूमेरिकल आपको समझाया था। कोई अस्थायी नाभिक था OS 189, नाभिक की त्रिज्या 1/3 रह जाती है। उस नाभिक की त्रिज्या मतलब ये न्यूमेरिकल हमने आपको करवा दिया था। और इसी न्यूमेरिकल के बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल आपको दिया था जो आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। तो अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो हम यहाँ पे अब इसको करवाने जा रहे हैं। बाकी जब भी आपको सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपकी ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको करें। अगर नहीं करते हैं तो उसमें आप ही का नुकसान है, इसमें टीचर का कोई नुकसान नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एक मिनट। तो क्वेश्चन है हमारा, उस नाभिक को ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या द्रव्यमान संख्या 192 वाले नाभिक की त्रिज्या की 1/1/4 है। उस नाभिक की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या द्रव्यमान संख्या 192 वाले नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। नाभिक की त्रिज्या की 1/4 है। तो सबसे पहले जिस नाभिक की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है उसकी त्रिज्या तो हम मान लेते हैं कैपिटल R है और उसकी द्रव्यमान संख्या A है। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर R0 A की पावर 1/3, उस फॉर्मूले से R की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद में अब उस नाभिक के बारे में बात करते हैं जिसकी त्रिज्या 1/4 है और द्रव्यमान संख्या A है। तो पुनः माना उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या A1 बराबर 192, ये तो दे ही रखा है, और त्रिज्या इसकी R1 मान लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला R बराबर R0 A की पावर 1/3। अब ये कह रहा है कि उस नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमने उस नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R मान ली।
जिसकी त्रिज्या 192 जो द्रव्यमान संख्या है उस नाभिक की त्रिज्या की 1/4 है। मतलब r जो है R1 का 1/4 है। r जो है R1 का 1/4 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी r बराबर R1/4। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसको तो समीकरण 1 बोल दो, हाँ 1 बोल भी रखा है यहाँ पे, और इसको समीकरण 2 बोल दो। ये जो रिलेशन हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाला है, इसमें इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो r की वैल्यू तो हमने लिखी R0 e⁻1/3 और R1 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी। अब देखो जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, R1 से R1। और ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, इसको कर सकते हो। तो एक की जो वैल्यू है वो आपको 1/3 आ जाएगी, सॉरी एक की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। अब आपसे प्रश्न ये उठता है कि द्रव्यमान संख्या जो 3 है वो किसकी हो सकती है। जैसे एक तो होता है, जैसे लिथियम की तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, जैसे Li3 ये 6 होगा, ये जैसे 5 भी हो जाएगा और 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है मान लो, लेकिन 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि मतलब इसमें कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो ये जो है, जो समस्थानिक है, ये हो सकता है हीलियम का समस्थानिक हो। जैसे हीलियम का एक समस्थानिक तो आपको पता है 2He4 होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हीलियम का कोई समस्थानिक हो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2He3, जिसमें 2 प्रोटॉन हो जाए 1 न्यूट्रॉन हो जाए। तो ये जो नाभिक है वो किसका है, यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं यह हीलियम का नाभिक है। लिथियम का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि एक भी न्यूट्रॉन ना हो उसमें। तो यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लगा के ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो नाभिक है वो किसका है, हीलियम का है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण, एक बार फिर से मैं फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण, देखो ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के अंदर, जो पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं अभी, इस यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि नाभिक का जो है वो, सबसे पहले टॉपिक ही देखते हैं क्या है, नाभिक के वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो नाभिक है वो क्वाड्रोपोल मोमेंट या वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्यों शो करता है। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि नाभिक में आवेश वितरण असममित होने के कारण, यह वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ है कि नाभिक जो है, नाभिक में असममित आवेश वितरण होने के कारण यह किसको शो करता है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण या क्वाड्रोपोल मोमेंट को शो करता है। अब देखो क्वाड्रोपोल मोमेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक नाभिक है, पहले इसकी ज्योमेट्री समझते हैं। ये एक नाभिक है जिसका सेंटर यहाँ पे है। अब जो नाभिक है इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र मान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये तो इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, और ये ऊपर वाला जो है इसका जेड एक्सिस हो गया। अब क्या करते हैं, नाभिक में असमान आवेश वितरण है। जब भी आवेश वितरण असमान हो तो हम क्या करते हैं, नाभिक जो कोई भी बॉडी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर एक छोटे से पार्ट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं, और पूरे बॉडी के कारण निकालना हो तो उसी का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये क्या है, नाभिक आपका, ये क्या है, नाभिक आपका। अब इस नाभिक पे असमान आवेश वितरण के कारण ये बिंदु P है यहाँ पे, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नाभिक है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
और ये मान लेते हैं कि ये जो नाभिक है इस पे क्यू चार्ज है, इसका आयतन v है। तो उसी प्रकार का एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लिया गया है आयतन का। आप ऐसे बना लेना जैसे छोटा सा घन बनाते हैं ना, क्योंकि हम 2D में तो नहीं ले सकते क्योंकि आयतन दे रखा है। तो उसी प्रकार का एक अल्पांश दिखाया गया है यहाँ पे, जिसका आवेश तो यहाँ पे मान लेते हैं dq है, क्योंकि टोटल बॉडी पे q है तो ये इस अल्पांश पे कितना हो जाएगा dq, और इस अल्पांश जो बॉडी है इसका आयतन जो है वो मान लेते हैं dv है। अब देखो इस अल्पांश की इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर मान लेते हैं, और जहाँ पे हमें विद्युत विभव निकालना है उसका स्थिति सदिश कैपिटल R वेक्टर मान लेते हैं। और इन दोनों का, जैसे ये जो A पॉइंट है, इन दोनों का जो स्थिति सदिश है वो A वेक्टर मान लेते हैं। P से जो A का जो स्थिति सदिश है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे टेक्निकल मिस्टेक है थोड़ी सी। P से A का जो स्थिति सदिश है वो A वेक्टर मान लेते हैं। तो ये हमने एक बार आपको समझा दिया, मैं इसको दोबारा से साफ़ कर रहा हूँ। हाँ, दोबारा से इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि आप भी अपना काम आगे बढ़ा सकें। एक बार इसको रिसाइज भी कर देते हैं। अब देखो ज्योमेट्री हमने आपको समझा दी। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है कि माना मूल बिंदु O के सापेक्ष नाभिक का आवेश घनत्व, ये रो r मान लेते हैं। देखो आवेश घनत्व को r का फंक्शन क्यों बोला है, क्योंकि जो आवेश घनत्व है अगर एक समान होता तो वो कांस्टेंट हो जाता। यहाँ पे जो आवेश घनत्व है r पे डिपेंड है, मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी आवेश घनत्व का मान क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए इसको आवेश घनत्व का r का फंक्शन माना है, आवेश घनत्व को। तो यहाँ पे लिखा है माना मूल बिंदु O के सापेक्ष नाभिक का, देखो जैसे हमने अभी डायग्राम को समझा है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जाते हैं या डायरेक्ट डेरिवेशन पे जाते हैं तो मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो डायग्राम हमने पढ़ा है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लिखा है माना मूल बिंदु, एक बार मैं फिर से फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष नाभिक का जो आवेश घनत्व है रो r है, तब मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित dv अल्पांश में कुल आवेश क्या होगा, dq होगा। तो आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं, रो बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल आयतन। आवेश घनत्व होता है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, कुल आवेश में कुल आयतन का भाग दे देंगे तो हमें आवेश घनत्व मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने उस अल्पांश के लिए कल्पना की है सारी। तो अल्पांश में कुल आवेश कितना है, dq है, और कुल आयतन कितना है, dv है। तो अल्पांश में आवेश घनत्व की जो मात्रा है रो r बराबर क्या हो जाएगी, dq बाई dv। तो यहाँ से dq की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे वज्र गुणा करके, dq बराबर रो r इंटू dv। अब देखो हमें तो P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, तो विभव को यहाँ पे हमने फाई से डिनोट किया है, v से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ में आयतन को भी v ले रखा है, फिर वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो माना बिंदु O से z दिशा में एक बिंदु P है, और बिंदु P पर dq आवेश के कारण, जो dq आवेश जो A बिंदु पर रखा है उसके कारण विभव मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, d फाई बराबर k dq बटे a वेक्टर। अब a वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि जहाँ पे आवेश रखा हुआ है, देखो जहाँ पे आवेश रखा हुआ है यहाँ से इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत विभव निकालना है, तो डिस्टेंस तो यही लेंगे, ये थोड़ी ना लेंगे। तो जिस बिंदु पे आवेश रखा हुआ है वहीं से डिस्टेंस वो ही ली जाती है। तो डी फाई के डी क्यू, देखो ऐसा होता है फाई बराबर या v बराबर के क्यू बटे आर, ऐसे होता है।
तो के क्यू तो आवेश हो जाता है, वो आर जो है जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो डिस्टेंस हो जाती है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आवेश थोड़ा ही है, तो के डी क्यू बटे ए वेक्टर ये हो जाएगा। अब डी क्यू की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 से लिखते हैं, डी फाई बराबर के रो आर डी वी बाई ए। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि समीकरण 1 से डी क्यू का मान रखने पर। अब देखो हमने पहले ही बताया था कि जब भी असममित आवेश वितरण होगा और पूरे गोले के कारण हमें विभव निकालना है, तो सबसे पहले उस बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब फिर एक अल्पांश के कारण विभव निकालेंगे, फिर उस अल्पांश का ही इंटीग्रेशन करके पूरी बॉडी के कारण हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, विभव निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर, मतलब पूरे नाभिक के कारण कितना बिंदु P पर विभव होगा उसको निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो फाई बराबर के कांस्टेंट है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और ये समीकरण 3 बन जाएगी ऐसे। तो समीकरण 3 बन गई। अब देखो हमें 1/a वेक्टर का मान ज्ञात करना है, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब 1/a वेक्टर का मान कैसे निकालेंगे, वापस चलते हैं डायग्राम में। अब देखो डायग्राम को आप गौर से देखो, तो जैसे यहाँ पे O है, ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है, और ये A वेक्टर है, और ये फिर कैपिटल R वेक्टर है, सॉरी कैपिटल R वेक्टर है। तो देखो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो किसी त्रिभुज में आपने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ाया होगा, उसमें ये होता है कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो कैपिटल R वेक्टर बराबर हो जाएगा R वेक्टर प्लस A वेक्टर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे नीचे डिफाइन कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे नीचे डिफाइन कर रहे हैं। तो त्रिभुज OAP में सदिश योग के त्रिभुज नियम से तो R वेक्टर बराबर स्मॉल r वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो A वेक्टर बराबर ये तो आपने नॉर्मल ट्रांसफ़र किया ही होगा बराबर से इधर और इधर। तो A वेक्टर बराबर ये इसको इधर लेके जाएंगे और फिर उल्टे क्रम में लिख देंगे। तो A वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब देखो इसको सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये जो A वेक्टर बराबर R वेक्टर माइनस R वेक्टर इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो LHS का LHS से लेंगे, RHS का RHS से लेंगे। तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस R वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो यहाँ पे आप लिखना ना सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेने पर, डॉट प्रोडक्ट लेने पर तो ये जो है ऐसे बनेगा आगे कुछ। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये R वेक्टर डॉट R वेक्टर R स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल r ये प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा -2r। ये तो बेसिक बीजगणित आपने पढ़ी होगी। अब 2R वेक्टर डॉट R वेक्टर, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है AB कोस थीटा, वैसे हमने यहाँ पे खोला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाया है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसमें से R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पर बचा R स्क्वायर का भाग लग जाएगा कहने का मतलब, कॉमन लेने का मतलब। तो स्मॉल R स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक R ऑलरेडी प्रेजेंट था और यहाँ पे हमने R स्क्वायर का भाग दिया है। तो एक R से तो एक R कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक R फिर भी बटे में रह जाएगा। तो यहाँ पे -2R कोस थीटा बटे कैपिटल R ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके बाद में जैसे ये स्क्वायर में चल रहा था, अब अगर हम इसका वर्गमूल लें तो ये A हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी।
इसके बाद में हमें तो 1/a की वैल्यू चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, 1/a बराबर ये भी बटे में लिख दें 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कोस थीटा बटे कैपिटल आर की पावर 1/2। अब ये तो 1/r ये 1/a ऐसे रहेगा, लेकिन ये 1/2 की पावर अगर ऊपर लेके जाएंगे इसको, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो हमको बता रहे थे कि ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगा। तो बाकी ऐसे कैसे चल रहा है। अब देखो इसका जो ये जो पावर -12 है, अब इसकी कैलकुलेशन तो हमें करनी है, वो चाहे कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हो गई हो। तो यहाँ पे हम द्विपद पर में प्रसार से करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले होते हैं, उससे हम इसका प्रसार करेंगे। तो देखो यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, -1/2 है। तो यहाँ पे देखो इसका करते हैं प्रसार, 1/a ऐसे कैसे, 1/r ऐसे कैसे, 1 प्लस एन एक्स, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/2। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम कि 1 प्लस एन एक्स, एन की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है -12 है, एक्स की वैल्यू देखो एक मिनट, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी ने इसको x माना है हमने 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए। तो 1/r माइनस n की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू हो गई, फिर लिखेंगे n -12 n माइनस वन -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो x को मानना है हमने, ये ऐसे कैसे प्लस डॉट डॉट डॉट, यहीं तक मैं इसको एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद में हमारा जो प्रोसीजर चलता है वो टर्म को एडजस्ट करने का चलता है। तो 1/a ऐसे कैसे, 1/r ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, 1/2 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 1/2 -1/2 है ये तो, और ये माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 और 3/4 हो जाएगा, और 3/4 के भी बटे में 2 है तो 3/8 हो जाएगा ये क्वांटिटी। और इसका स्क्वायर करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे चलते हैं ना, यहाँ पे भी आपने देखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे ना, तो देखो आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4 कैपिटल R की पावर 4, इसका करेंगे 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटल कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये हो जाएगा 4r क्यूब कोस थीटा बटे r क्यूब। इसके बाद में हम यहाँ पे देखो टर्म एडजस्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखो, 1/a ऐसे कैसे, 1/r ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे। अब देखो केवल r स्मॉल r बाई कैपिटल R की टर्म देखो, यहाँ पे देखते हैं तो केवल यही टर्म है। जब इसको अंदर से मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा केवल r कोस थीटा। फिर इसके बाद में हम टर्म सर्च करते हैं, r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर, तो एक टर्म तो यहाँ पे मिल जाएगी, 1/2 भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 3/8 का 3/4 कर देंगे, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी 3/8 नहीं, ये 4 है तो 3/2 ही बचेगा, इधर से ये 2 से ये 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 3/2 ही बचेगा। तो -1/2 R स्क्वायर बटे कैपिटल R स्क्वायर का ये मल्टीपल लेंगे, तो यहाँ से तो ये तो 1 हो जाएगा, ऐसे कैसे, कौन सा ये, इसका तो 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा -3 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। तो बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को फिर हम नेगलेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे अभी पता चलेगा आपको। देखो ये स्मॉल r जो है वो तो हमने मानी है
नाभिक की त्रिज्या और कैपिटल आर नाभिक से बाहर कोई बिंदु लिया है, जैसे कि हमने आपको चित्र में भी दिखाया था। यहाँ पे देखो, ये तो लगभग नाभिक के अंदर ही कोई डिस्टेंस है आर, और ये नाभिक के बाहर कोई बिंदु है कैपिटल आर वेक्टर डिस्टेंस पे। तो देखो नाभिक के जो त्रिज्या का जो वो होता है ना, वो फर्मी की कोटि की होती है त्रिज्या। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो एक फर्मी की कोटि 10⁻⁻15 मीटर, और नाभिक के बाहर ही एक डिस्टेंस लिए हमने कैपिटल आर। तो नाभिक के बाहर तो कोई भी डिस्टेंस पे हो सकता है वो। तो ये तो बहुत छोटी राशि, इसके हर में बहुत बड़ी राशि। तो मतलब जैसे एक तो एक है और एक 10,000 है, तो ये छोटी राशि जो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का जो रेशियो है वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की, जैसे 1/10,000 की पावर 1 जैसे 10,000 को 10 की पावर -4 है, अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी छोटी राशि बनती जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको नगण्य मानकर छोड़ेंगे। कहने का मतलब ये होता है, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो यहाँ पे 1/a हमने निकाला था, 1/r हमने निकाला था, तो 1 हो जाएगा, और स्मॉल आर कोस थीटा हो जाएगा, और फिर -r² बटे 2 भी अंदर ले लिया, तो r² 1/2 आगे था ना, वो उसको बटे में 2 यहाँ पे कर दिया, स्मॉल r² -3r² कोस स्क्वायर थीटा बटे ये टर्म आ गई। टर्म को एडजस्ट करेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये कैपिटल आर है ना, 1/r को अंदर गुणा कर दें, तो 1/a बराबर 1/r 1 से गुणा होगा 1/r कोस थीटा बटे r², फिर ये बन जाएगा 3r² कोस स्क्वायर थीटा -r², फिर ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई का 2r³ हो जाएगा, r² चल रहा है। तो अब ये जो 1/a की वैल्यू हमें चाहिए थी, अब इसको समीकरण किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं, जो हमने पहले निकाला था। एक बार फिर से मैं लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है, देखो 1/a का मान ज्ञात करने पर, क्योंकि यहाँ पे 1/a की वैल्यू रखनी है हमें। तो के तो बाहर था पहले भी, अब रो और फिर 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी रख दी हमने, और फिर dv लास्ट में इसके रो dv था, रो dv बटे r था, 1/a था, सॉरी हाँ। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो हम अचंभित हो जाते हैं। रो dv देखो 1/r, रो dv को देखो, k तो ऐसे कैसे बाहर रहेगा, k को हम लिखते हैं 1/4πε0, और 1/r ऐसे कैसे। अब रो dv तो ये क्या बन रहा है, रो dv dq तो बन रहा है, और dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, kq बटे r। तो मतलब ये तो वही हो गया जो एकल आवेश के कारण विभव होता है। फिर हमने 12वीं क्लास में पढ़ा है कि रो QD कोस थीटा कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है, v बराबर QD कोस थीटा बटे r²। ये तो द्विध्रुव के कारण विभव हो गया। ऐसे ही हम चतुर्ध्रुव के कारण निकालते हैं, तो ये चतुर्ध्रुव के कारण विभव हो गया। तो इसलिए जो विभव है ना, उसको हम आघूर्ण भी बोल सकते हैं। तो एकल आवेश के कारण जो विभव है उसको हम बोल सकते हैं एकल ध्रुव आघूर्ण। 2 आवेशों के कारण जो विभव उसको बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। 4 आवेशों के कारण जो विभव उसको चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो इन शॉर्ट में इसको तो P0 से डिनोट कर दिया, इसको P1 से, इसको P2 से। तो फाई बराबर हो गया 1/4πε0 P0/r P1/r², P2/r³, ऐसे ये एक फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब देखो रो नोट बराबर है रो r dv,
एकल ध्रुव आघूर्ण। ρ1 P1 बराबर है ρr cos थीटा dV द्विध्रुव आघूर्ण, और P2 बराबर है ρr 3r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर बाई 2 dV, ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो हमें तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण ही निकालना था। तो हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो ये आ गई। अब देखो हमने गोलीय निर्देश तंत्र पढ़ा है, तो उसमें x की वैल्यू जो होती है ना r cos थीटा साइन फाई, y की जो वैल्यू होती है r साइन थीटा साइन फाई, z की वैल्यू होती है r cos थीटा। जो नाभिक है वो भी गोला है, तो इसको भी एक गोलीय निर्देश तंत्र से कंपेयर करके इसको मतलब कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये सारा जो है ये किस में, गोलीय निर्देशांकों में, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए r cos थीटा की वैल्यू क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, मान लेते क्या है, होती है। तो ये जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वाड्रोपोल मूवमेंट का जो फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं कि नाभिक का आकार कैसा हो। देखो ये तो डेरिवेशन है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, और इसमें कोई मतलब खास रॉकेट साइंस नहीं लगा है। अब देखो आपके पास चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जो फाइनल जो एक्सप्रेशन, एक बार मैं पॉइंट साइज भी बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि काम आप सब बड़े ही होंगे यहाँ पे। तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें विशेष स्थितियाँ लगाते हैं। पहली स्थिति है यदि नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q बराबर 0 हो। तो Q बराबर 0 है तो ये होल जो पूरी क्वांटिटी है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो जब इस पूरी क्वांटिटी को 0 के इक्वल करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में तो चीज़ें लेते हैं, या तो समाकलन 0 हो, समाकलन 0 हो नहीं सकता क्योंकि तो एक ऑपरेटर है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो इसका तो काम ही किसी चीज़ को ऑपरेट होके उसको चेंज करना है। आवेश घनत्व 0 हो वो हो नहीं सकता, क्योंकि आवेश घनत्व तो असममित आवेश वितरण है। dV 0 हो, dV भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आयतन है तो उसका कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू आएगी। 2 0 है, 2 तो 2 ही है, 2 0 कैसे हो सकता है। तो 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ये 0 के इक्वल होगा। तो 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 0 हो तो 3z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो z स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/3 r स्क्वायर। मतलब नाभिक जो है, जो आवेश वितरण है, ऐसे ही हम जैसे z स्क्वायर बराबर 1/3 r स्क्वायर आ गया, इसी प्रकार जैसे हम x अक्ष पे लेते तो ऐसे हो जाता, y अक्ष पे लेते तो ऐसा हो जाता। तो हम इन जनरल लिख सकते हैं x स्क्वायर एक्सपेक्टेशन बराबर y स्क्वायर एक्सपेक्टेशन बराबर z स्क्वायर एक्सपेक्टेशन बराबर 1/3 r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में सभी दिशाओं में जो आवेश वितरण है वो सममित होता है। जब क्वाड्रोपोल मोमेंट 0 हो जाए तो सभी दिशाओं में आवेश वितरण 0 होगा। तो कई बार जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें पूछ लेते हैं कि जब क्वाड्रोपोल मूवमेंट होगा तो आवेश वितरण कैसा होगा, नाभिक का आकार कैसा हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है, जब क्वाड्रोपोल मूवमेंट 0 हो तो सभी दिशाओं में आवेश वितरण समान होगा। तो नाभिक तो एक आवेश का ही गोला है, तो जब आवेश वितरण सभी दिशाओं में समान होगा तो जो नाभिक का जो आकार है, नाभिक का जो आकार है वो गोलीय होगा, स्फेरिकल होगा, Q वैल्यू जब 0 होगी। तो इस हिसाब से हम डायग्राम बना के शो करेंगे। जब चतुर्ध्रुव आघूर्ण दूसरा केस है, जब चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q धनात्मक हो तो 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। जब ग्रेटर देन 0 होगी तो z स्क्वायर पे जो आवेश, जो z स्थिति में जो आवेश है ना वो ज़्यादा सम्मित होगा। मतलब उस मतलब z डायरेक्शन में आवेश जो है ना ज़्यादा होगा और बजाय x y की। तो z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ज़्यादा होगा। तो जब Q की वैल्यू धनात्मक हो तब इस स्थिति में
आवेश वितरण जेड दिशा में बढ़ जाएगा, जिससे नाभिक की लंबाई जेड दिशा में बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में जो नाभिक का जो आकार है वो दीर्घाक्ष प्रोलेट स्पेरिकल होगा, मतलब जेड दिशा में ज़्यादा आवेश वितरण होगा तो नाभिक ऐसा बन जाएगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में या किसी भी एमएससी एंट्रेंस में पूछ सकता है, यदि क्यू वैल्यू क्वाड्रुपोल मोमेंट का मान धनात्मक हो तो नाभिक का होगा क्या होगा, प्रोलेट स्पेरिकल, स्पेरिकल, ओबलेट स्पेरिकल, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब जेड क्वाड्रुपोल मोमेंट का मान धनात्मक हो तो नाभिक का जो आकार होगा वो प्रोलेट स्पेरिकल या दीर्घाक्ष गोलाभ होगा। अब थर्ड केस है, यदि चतुर्ध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक हो, जब ऋणात्मक होगा तो लेस देन 0 होगा। तो इस स्थिति में आवेश जो वितरण है वो जेड दिशा में नहीं होगा, कहने का मतलब, अतः नाभिक की लंबाई जेड दिशा में कम हो जाएगी। तो जेड दिशा में कम हो जाएगी तो एक्स और वाई में तो फैल ही सकता है, तो इसको बोलते हैं ओबलेट या लघुअक्ष। तो जब क्वाड्रुपोल मोमेंट का मान नेगेटिव हो तो नाभिक का जो आकार होगा वो लघुअक्ष या ओबलेट होगा, जो क्यू वैल्यू इज लेस देन 0। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।